नमस्कार, आदाब, जोहार साथियों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, झारखंड में जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जिनके वीडियोस जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं या जिनकी वीडियो की खूब डिमांड होती है, जिनके कार्यक्रमों की खूब डिमांड होती है, उनमें कई नाम हैं और उन नामों में शामिल है आदिवासी शेरनी निशा भगत। दोस्तों, निशा भगत के भी वीडियोस खूब देखे जाते हैं और उनकी बातों में, चूंकि उनके बोलने का अंदाज काफी अच्छा बोलती भी है, लेकिन जो उनकी शैली है वो शैली कई लोगों को नापसंद होती है, क्योंकि वो कहते कहते अब शब्दों का भी प्रयोग कर देती है। साथियों, राजनीति में विरोध भी होता है, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि पेशा कानून जो नियमावली है उसके लागू होने के बाद से कई भाजपा के नेता हेमंत सोरेन पर प्रहार कर रहे हैं, राज्य सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और बनी रहती है। लेकिन अगर वही बात करें तो निशा भगत काफी अच्छा बोलती है, काफी जानकारी है उनको, इसीलिए आदिवासी शेरनी भी उनको लोग कहते हैं। लेकिन बोलते बोलते वो भाषा की मर्यादा लांघ जाती है। दोस्तों, भाषा की मर्यादा तोड़ने के कारण, लांघने के कारण ही निशा भगत पर एफआईआर भी हो चुका है। हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी या नहीं होगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पर लगातार वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ बयान दे रही हैं, बोल रही हैं, तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि विरोध करना कहीं से गलत नहीं है। भारत में ये लोकतांत्रिक देश है, आपको अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन भाषा की मर्यादा जो बार बार टूट रही है वो नहीं टूटनी चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि निशा भगत ने फिर अपने विरोधियों को लेकर जिस अंदाज में बात कही है, और खास करके जो उन्होंने हेमंत सोरेन के लिए बातें कही है, झारखंड के सीएम के लिए, उनके बारे में आपको सुनाते हैं और आप खुद फैसला करेंगे कि क्या ये भाषा की मर्यादा टूट रही है या नहीं, क्या इस तरह से इस अंदाज में बोलना उचित है। पहले आप ये वीडियो देखिए। चूंकि पूरे झारखंड राज्य में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जल जंगल जमीन को बचाने की जो लगातार हमारी मांग रही है, और आज जिस तरीके से पेशा अधिनियम कानून जो है 1996 इस झारखंड राज्य में भारत देश के संविधान के तहत, भारत देश के संविधान की आत्मा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप के बाद आज झारखंड, जो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आने वाला जो झारखंड राज्य है, आदिवासियों का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का है, उनके लिए लगातार आवाज जो उठाते रही हूँ। पेशा पे भी मैंने सवाल किया था और मैंने ये कहा था कि अगर गलत तरीके से पेशा लागू किया जाता है, अगर धर्मांतरित ईसाइयों को फायदे पहुंचाने के लिए अगर हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो मैं इस झारखंड राज्य के मुखिया, जिसको कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए चुना गया और जनता के विरुद्ध ये कार्य कर रही है, और अगर मैंने कह दिया कि अगर ये सरकार या ईसाई और कसाई की सरकार है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो लोग केस करने गए हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे उनकी सो कॉल्ड, जो कि झारखंड की माननीय मुख्यमंत्री जी की चहेतियां जो है, उनके साथ फोटो आप देखे होंगे कि पेशा की बधाई देते हुए, इनको डर है कि पेशा अधिनियम कानून जो कि 1996 जो भूरिया कमेटी के द्वारा गठित की गई थी, जो संसद भवन में 24 दिसंबर 1996 में जो पारित हुआ था, और 29 सालों के बाद इस भारत देश के संविधान की आत्मा के झकझोरने के बाद इस झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन जी ने ये पेशा अधिनियम कानून जो है लागू किया है। और उनकी कमेटी के जो चहेते लोग हैं, जो ईसाई धर्मांतरित लोगों के द्वारा जो बहुत सारी गड़बड़ियां की गई हैं, आप देखिएगा कि किस तरीके से हमारे साथ छलावा किया गया है। तो क्या हमारे लिए जो चुनी गई ये सरकार जो है, जनता के नौकरों को मैं इतना लताड़ने का इस लोकतंत्र में अधिकार भी नहीं रखती हूँ? आज के इस भारत देश में आप देख लीजिए कि माननीय इस देश की प्रथम नागरिक जो आदिवासी बेटी
जो राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है और एक धर्मांतरित ईसाई इसी झारखंड राज्य का जो उनको अपशब्द कह करके संबोधित करता है, सोशल मीडिया में ट्रोल होता है। ऐसे झारखंड राज्य को सुधारने के लिए अगर मैं अस्मिता को बचाने की बात कर रही हूं तो मैं गलत क्या कह रही हूं? ये झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ये बीजेपी की चेला और दलाल बोल करके लगातार मुझे जो संबोधित करवा रहे हैं और जनता को गुमराह करवाने की कोशिश जो कर रहे हैं ये लोग, तो मैं कहना चाहती हूं इन लोगों को कि बीजेपी के द्वारा जो अडानी का फंडिंग आता है, ब्ला ब्ला, ये पूंजीपतियों की सरकार है ये कहने वाला, 2024 में बिजनेस समिट जब हुआ था वेस्ट बंगाल में, उस समय इन्होंने जो झारखंड के अड़की के खूंटी जिला जो कि भगवान बिरसा आबा, जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थली है, वहां के गांव के लोगों को, कम से कम 14 गांव के लोगों को विस्थापित का नोटिस दे दिया गया। कौन सा पेशा अधिनियम कानून की बात कर रहे हैं आप? एक तरफ हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आदिवासी बेटा, एक तरफ बीजेपी को गाली दे रहे हैं कि पूंजीपतियों की सरकार, और ये पूंजीपतियों के साथ एमओयू साइन करने के लिए वेस्ट बंगाल जाते हैं। अगर मैं बागी बनी हूं तो मैं बागी रहूंगी और ये सरकार को मैं हिला के रखूंगी। मैंने कहा था इनको डर है कि पेशा अधिनियम कानून 1996 में इन्होंने जो गड़बड़ी की है आदिवासी अस्मिता को शांत कराने के लिए, एक आदिवासी बेटी जो आवाज उठा रही है उसके खिलाफ ये साजिश रचित जा रही है और ये साजिशों से मैं डरने वाली नहीं हूं। ये धर्मांतरित सो कॉल्ड कुमुदनी जो है वो पति के मरने के बाद अभी किनके साथ है? मुसलमानों के भरोसे है। वो बात करेगी जो खुद धर्मांतरित हो चुकी हैं, जो वास्तविक मुद्दे से भटक चुकी हैं। वो मेरे पिताजी और माताजी को गलत शब्दों से व्याख्यान कर रही हैं। वो तो खुद एक उसी प्रवृत्ति की इंसान है जिस तरीके से मुझे संबोधित कर रही है। लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए एक महिला होकर के। एक तो आपका गिरबान में झांक के देखिए, पूरा समाज देखे इनका कि भाई ये औरत कौन है, कि कौन फंड कर रहा है इसको। या सुषमा बड़ाई की बात कीजिए, डीआईजी नटराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको खुद कहा है और इन्होंने खुद मुंह से एडमिट किया है कि फेक लेडी, सेल लेडी, समाज के लिए घातक लेडी बात करते हैं ये लोग। और उनका चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी पेशा को लेकर के उनको बधाई देते हुए उनके चमचे दिखाई दिए थे। ये चमचे मेरे खिलाफ में बात करके मुझे जूता मारने का बात करें, औकात है, दम है तो छू के दिखाओ। हम भी देखते हैं कि दोगले लोग जो कि धर्मांतरित कर चुके लोग, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी माटी का ना हुए, अपने बाप के नहीं हुए, वो लोग अपने जो कि वास्तविक मूल यहाँ के जो आदिवासी जो कि इस देश का मूल मालिक है उनको चैलेंज करते हैं। ये देश हमारा है, ये झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला झारखंड राज्य, पेशा को ये लोगों ने नतमस्तक करा दिया है। जो स्वशासन का हम लोग डिमांड करते थे, जो कस्टमरी लोग को जो फॉलो करने वाले, हम लोग रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जन्य जनजाति के लोग एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा संविधान के 244 भाग में देखिएगा, जो 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला जो झारखंड राज्य के लिए या फिर अन्य 5वीं अनुसूची तहत राज्य जो आते हैं उनके लिए क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ के राज्यपाल और राष्ट्रपति को सीधा संपर्क साध सकते हैं स्वशासन के माध्यम से। यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव करा करके जो हमारे पे क्या थोपना चाहती है, हमें मूर्ख बना रही है। और यही आवाज को दबाने के लिए जो आवाज उठने वाली है आदिवासी समुदायों के द्वारा, जो विद्रोह होने वाला है सड़कों पे, इससे डर गई है सरकार। और ये इसकी सरकार का डर और बौखलाहट इनको इनके जो कर्मों में पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही हेमंत सोरेन से पूछना चाहती हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, कल्पना मैडम जी, माननीय विधायक महोदया, आपकी अपनी भाभी, पूर्व विधायिका, आपके अपने स्वर्गीय भाई की पत्नी, विधवा पत्नी को आपके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि ये तो रिजेक्टेड माल है। एक आदिवासी बेटी को इतना गंदा कहा जाता है और आप चुप्पी साधते हैं। और ये गंदा जो राजनीति का डुगडुगी बजा रहे हैं ना, तो पहले घर संभालिए, अपनी बहू बेटी का इज्जत संभालिए। मुसलमानों से जो कि आदिवासियों के घोर विरोधी के रूप में इरफान अंसारी साहब जो बैठे हुए हैं, लगातार उन्होंने भी मेरे पे केस कराया, दबाने के लिए आवाज लगातार आपके लोगों के द्वारा मेरे पे केस किया गया, लेकिन कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अगर भेजना है जेल तो भेज दीजिए, आपके जेल के सलाखों से भी ये बेटी नहीं डरती। झारखंड राज्य अलग हुआ 2000 से अभी 2026 तक देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जेएमएम की सरकार ने राज किया है। और केंद्र में बैठी हुई जो कांग्रेस की सरकार है, आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन सरकार,
लगातार हमारे अस्मिता पे ठेस पहुंचाने की कोशिश किए हैं। इसीलिए किसी भी तरह से हम आदिवासियों की आवाज को दबाने का एक रणनीति चल रहा है। हमारे झारखंड में जिस तरीके से जंगल को बचाने वाले भाइयों को माओवादी कह के मार दिया जाता है और इस भारत देश के गृह मंत्री 31 मार्च 2026 तक सभी जंगल के उन रखवालों को, जिनको कहा जा रहा है कि ये लोग नक्सली हैं, उनको मार दिया जाएगा फरमान या तो फिर सरेंडर का फरमान किया गया है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी को मैं कहना चाहती हूं कि हम तो अपने झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग जो है अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमें नक्सली घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों को जो नेताओं के द्वारा ठगा जा रहा है, इन मेन नक्सलियों का इनकाउंटर आप कब करेंगे? इस झारखंड राज्य के विधायक का, इस झारखंड राज्य के मंत्रियों का, इस झारखंड राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है, उनका कब करेंगे इनकाउंटर आप? क्योंकि वो लगातार हमें छलने का, ठगने का काम कर रहे हैं। ये इस झारखंड राज्य में धर्मांतरण जो कि प्रखरता से है, मैंने कहा है कि झारखंड राज्य में अगर 81 विधानसभा सीट है तो 28 विधानसभा सीट जो है हम आदिवासियों के लिए सुरक्षित है, लेकिन उस 28 विधानसभा सीटों में 10 धर्मांतरित लोगों के प्रभाव से ये झारखंड की सरकार की गद्दी चल रही है, हेमंत बाबू की सरकार चल रही है। ये अबुआ सरकार नहीं है, ये हत्यारा सरकार है। यहाँ हमें नक्सली बोल करके या फर्जी केसेस करके या तो फिर आवाज उठाने वाले लोगों पे इतने प्रेशर और दबाव दे करके हमारी अस्मिता को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं। विदेशी ताकतों को ये सौंपना चाहते हैं। ये जो ईसाई है, ये भी जो जाति के नाम पे हमारा आरक्षण और हमारा सभी सिस्टम, जो कि आप देखेंगे कि उच्च पदाधिकारियों में भी आदिवासियों के नाम पे ये विराजमान है। हमारे वास्तविक मूल जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। इस झारखंड राज्य में 2017 में जब धर्मांतरण बिल लागू हुआ था तो क्यों नहीं हमारे लिए, हमारी अस्मिता की रक्षा के लिए हमारे लिए कड़े कानून क्यों नहीं धरातल पे उतारे जा रहे हैं? अगर इस झारखंड राज्य में एक बताया जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो हमारे वो गरीब जो अनपढ़ गवार लोग कहाँ जाएंगे, जिसके पास तन में पहनने के लिए आज भी कपड़े नहीं है, पीने के लिए अच्छे पानी नहीं है, आज भी लोगों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है, लोग स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। हमारे लिए जो विकास का कार्य होना चाहिए वो बिल्कुल भी धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो सरकार है, ये बहरूपिया सरकार है, हमें गुमराह कर रही है, हमें खत्म करने की साजिश चल रही है। ये हमारा झारखंड को विदेशी ताकतों और जो पूंजीपतियों के हाथ में ऑलरेडी MOU साइन कर चुके हैं, सोने खदान को उन लोगों ने, ये झारखंड सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। ये इनका डर जो है इस तरीके से हरकत करने पे इनको मजबूर कर रही है, जो आदिवासी का ही शोषण करने में लगातार ये अपना चेहरा दिखाते रहे हैं। ये कैसा बेटा, ये कैसा न्याय? उनके पिता इस झारखंड के क्रांतिकारी थे, स्वर्गीय दिशम गुरु जी, जिनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखने की तैयारी हो रही है। उनका बेटा इस झारखंड राज्य को बेच देने पे उतारू है। दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का कि रिम्स में रैयती लोग आज घर से बाहर है, लेकिन एक पदाधिकारी जो यहाँ झारखंड सरकार के साथ करप्शन करके आदिवासी भूयारी जमीन में पल्स हॉस्पिटल बना करके आज जो हमारी जमीनों को हथियाने का काम ये लोग कर रहे हैं गलत तरीके से, और ये पूरा सिस्टम इनके साथ इन्वॉल्व है। इसीलिए मुझे किसी भी तरह का कुछ होता है तो मुझे गर्व महसूस होगा कि मैं अपने आदिवासी समुदाय के लिए मारी गई या तो आदिवासी समुदाय के लिए जेल गई, तो मैं इन लोगों के गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाली। जोहार, जय धर्मेश, जय चालायो। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आप निशा भगत के जो अल्फाज हैं, जो उनके शब्द हैं, क्या ये उचित है? क्या आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? चाहे वो आपका घोर विरोधी हो, राजनीतिक विरोधी हो, दुश्मनी हो, राजनीतिक दुश्मनी तो आम बात है, लेकिन कहावत है ना कि
दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि फिर कभी जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि मंच से भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, एक दूसरे को घोर विरोधी रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान देते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो उनका दोस्ताना झलकता है, उनका दोस्ताना दिखता है। उसी तरह से इस प्रकार जिस प्रकार से अभी निशा भगत भाषा की मर्यादा लगातार तोड़ रही है, तो कहा जाता है कि कई लोग इसको लेकर सक्सेस भी हो गए हैं। जयराम महतो के बारे में भी कहा जाता है कि वो लगातार उनकी जो शैली थी, आक्रामक शैली, इसी कारण से वो विधायक बन पाए हैं। केजरीवाल के बारे में भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया सनसनी ने ही उनको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं निशा भगत के बारे में भी लोग तरह तरह की बातें कहते हैं कि ये सोशल मीडिया सनसनी बनकर एमएलए बनना चाहती है, मुख्यमंत्री बनना चाहती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनेंगी या एमएलए बनेंगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लगातार अपनी भाषा को जिस प्रकार से वो इस्तेमाल कर रही है, जिस प्रकार से वो बोल रही है, क्या ये कहना उचित है? हाँ, अपनी मांगे रखनी चाहिए, तर्क के साथ बात कहनी चाहिए, और निशा भगत ये करती भी है, उनकी जानकारी भी है इस बात की। वो काफी विचार करके और काफी जानकारी रखकर बात करती है, लेकिन बोलते बोलते भाषा की मर्यादा तोड़ देती है। और मुझे भी लगता है कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, चाहे वो लाख विरोधी हो, लाख आपके ओपोजिट में रहने वाले हो, लाख आपके अनुसार नहीं चलने वाले लोग हो, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहे और अपनी मांग के साथ आप डटे रहें, मजबूती से खड़े रहें। क्या भाषा की मर्यादा टूट रही है झारखंड में? इस मामले में आप अपना कमेंट्स हमें जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, आप बहुत हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं। इसी तरह आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल्स को प्यार देते रहें और इसे हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।